अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयास करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया टॉक अबाउट रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड इश्यूज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव वारिया साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीमा साहब, थैंक यू। जी, बड़ी मेहरबानी। मेजर साहब, ये बताना है, आज आपसे जो बात करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर एक खास माहौल चला ये नूपुर शर्मा के वाकये के बाद। कल सुप्रीम कोर्ट को भी हम देख रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नूपुर के वो जो एक इशू की वजह से हो रहा है। और कई जगह पे हमने ये भी सुना, उन्होंने कहा जी कि माफी मांगे। फिर हमने देखा कि एक दर्जी को जो है वो उसकी जान ले ली दो लोगों ने, और वो तलवारें चाकू छुरियां चला रहे थे। और वो जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है कि ये आप कानून को हाथ में जिन लोगों ने लिया, और एक शख्स जो है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तो हमने बहुत देखा था कि कानून को हाथ में लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत कमजोर है तो हम खुद ही इंसाफ करेंगे। ये इंडिया में भी देखने को मिला है कि लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और खुद ही इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरा में ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर ये एक सेल्फ रेडिकलाइजेशन भी है, जो नारे लग रहे हैं इस वक्त, खास तौर पे इस वाक्य के बाद। तो आप इस सारी रेडिकलाइजेशन को, अदालतों का जो बयान आना है इसको, और ये जो एक हिंदू मुस्लिम इशू बन गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? कोई ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं आप समझते, या समझते हैं कि ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में, जिसको स्टेट जो है वो किस तरह हल करेगी? जरा काइंडली हमें इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो हमें समझाएं, ये क्या हो रहा है? जी, सबसे पहले तो आपने मेंशन करा उदयपुर में जो हुआ था वाकया, जिसमें उसको एज अ टेररिस्ट अटैक देखा जा रहा है। इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहां पे भी कुछ दिन पहले ऐसी चीज हुई थी, ये जो सरतन से जुदा वाला मामला है। तो ये पहला वाकया नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। चीमा साहब, जो आपने सवाल पूछा, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दूसरा वाकया मेरी नजर में आया जहाँ पे स्पेसिफिकली अटैक करा गया ब्लास्फेमी को लेके, और बोला कि गर्दन काट के अलग कर देंगे और सरतन से जुदा कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो थे जिन्होंने उदयपुर में मारा था, उनका दो लोग गए थे अंदर मारने के लिए और दो स्टैंड बाय में थे पीछे। यानी कि अगर इफ दीज टू डेवलप्ड कोल्ड फीट, या ये लोग नहीं मार पाते, तो फिर ये दूसरी टीम जाती और उसको मारती। एक तो ये था। तीसरी चीज, उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कुछ 4-5 हजार रुपए प्रीमियम दिया था आरटीओ को। आपके यहाँ भी, पाकिस्तान में भी आरटीओ होता होगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, जो आई डोंट दिस थिंग, सो पाकिस्तान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको एडिशनल पैसे देके जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था वो 2611 लिया था, 2611, एंड एडिशनल पैसे लेके। सो इट वाज नॉट की समथिंग दैट की 2611 वैसे भी किसी का नंबर आ सकता है, अगर कोई अप्लाई ना करे तो किसी का टर्न आता है, बट दे पेड अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे सेड कि हमें 2611 नंबर चाहिए। फॉर देम, अजमल कसाब एंड द पीपल हु किल्ड हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अमेरिकंस एटसेट्रा, दे आर हीरोज। तो एक तो ये इसका टेरर एंगल एक्सप्लोर करा जा रहा है। एमजे अकबर साहब हैं, एमजे अकबर साहब की एक किताब है, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर हस्ती हैं भारत की, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। एमजे अकबर साहब की एक किताब है, रायट आफ्टर रायट। वो पढ़ने से बनती है किताब। आप चीमा साहब जरूर किताब पढ़िएगा, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। उसमें ये बताते हैं, ये गलतफहमी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से माहौल 1947 से बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ये छोड़ दीजिए, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाके देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले कितने फसाद हुए थे और उनके आने के बाद कितने फसाद हुए हैं।
जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1/10 भी नहीं हुए। देर आर लॉट ऑफ मतलब आप ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट ले लीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए ना, फॉरगेट अबाउट इंडियन वेबसाइट्स, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा छुपा दिया, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, बट एक आर्ग्यूमेंट कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा इंडियन ही हो, वो कह सकता है कि साहब ये तो सरकार ऐसा कर देती है, या ऐसा नहीं। आप ह्यूमन राइट्स का डेटा देखिए, आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कितनी राइट्स, हिंदू मुसलमान स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान राइट्स कितनी ज्यादा होती थी, हर दूसरे महीने होती थी, कोई ना कोई काट रहा होता, लेकिन किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में, क्योंकि चीमा साहब वो सेक्युलर राइट्स थी, वो सेक्युलर दंगे थे। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्युलर दंगा क्या होता है, तब आप समझेंगे हो क्या रहा है। सेक्युलर दंगा, अगर आप सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो जो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बॉटम पे है। ये क्यों है बॉटम पे? ये क्यों है बॉटम पे? सरकार ने लाखों, लैक्स ऑफ करोड़ जिसको कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं मुस्लिम अपलिफ्टमेंट में इंडिया पे। दीज आर, आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, आपको डेटा मिल जाएगा, दिस इज ऑल पब्लिश डेटा। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फिर मुसलमान क्यों है एट द बॉटम? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा है साहब, मुसलमान बॉटम पे है क्योंकि उसको बॉटम पे रखा गया है। इंडियन मुस्लिम्स को जानबूझ के कम पढ़ा लिखा, जानबूझ के अग्रेसिव, जानबूझ के रेडिकलाइज्ड बनाया गया है, उसको वहां पे रखा गया है। देखिए, आपने कभी देखा है सऊदी अरब में या कहीं और पे सरतन ये सब करते हुए? वहां पे नहीं होता ये सब, मिडल ईस्ट में नहीं होता, इवन इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़े मुसलमान मुल्क है दुनिया का, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये खासतौर से भारत में और ऐसी एक दो जगह में क्यों है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पे ज्यादा है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है चीमा साहब, और मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा ये। चीमा साहब, चक्कर ऐसा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने एक बात सोची, और जो पहले पार्टीज थी पावर में, उनके साथ मिलकर एक बात बोली, एक तो इस्लाम खतरे में है, और अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो सोचने लगेगा, फिर इनको वोट नहीं देगा। आपको पता है मुस्लिम नेताओं के पास कितना पैसा है? आप और मैं सोच नहीं सकते द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। ये पैसा आया कहां से? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम बनाओ, इन्होंने ये नहीं बोला कि इनके लिए बहुत बढ़िया ऐसी फैसिलिटीज बनाओ जिसमें मजा आ जाए, कि मतलब देख के कि इंडिया का मुसलमान तरक्की कर रहा है। इनको हर समय ये बोला कि इनको हज में 50% सब्सिडी दे दो। तो कई दिहाइयों तक इंडिया में हज में 50% सब्सिडी चल रही थी। हमारे अभी भी आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में जाएंगे, हज हाउस बने हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हज हाउस बने हैं, बहुत बड़े बड़े बने, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब तक मजहब का, दीन की बात है उसमें तुम खुश रहो, पढ़ो लिखो मत। फिर इन्होंने ये बोला कि साहब मुसलमानों के साथ गलत करा जा रहा है, जुल्म करा जा रहा है, क्योंकि इनको नौकरियां नहीं मिल रही। भाई, जो मदरसे से अगर सिर्फ दीनी तालीम लेकर आएगा उसको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? हाउ कैन ही कम्पीट? उसको तो आता ही नहीं है पढ़ना। तो मोदी जी ने यह बोला कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ये बड़ा मशहूर बयान है उनका। तो यहाँ पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इंडिया में, हर समय उनको बढ़ावा दिया गया, और वो जो बीज बोए हैं ना चीमा साहब, वो अब फसल कट रही है उदयपुर में, अमरावती में, ये वो वाली फसल कट रही है। और इसके लिए आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम लीडरशिप, जो उलेमा हैं, जो ये सब लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के, अगर मुस्लिम बॉटम में है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, दे हैव बीन केप्ट देयर डिलिबरेटली। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे पैसा खर्च नहीं करा, और पैसा खर्च करा उन्होंने बोला जी हमें पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी मन है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, आपने उनको रखा ही नीचे जानबूझ के, क्योंकि आपके पावर के स्ट्रक्चर को सूट करता है ये सब। दैट इज द रूट ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। नहीं तो मेरे सब हमारे पाकिस्तान में तो ये हुआ कि फॉरेन फंडेड जिहाद आया, अमेरिकन ने पैसा भेजा, सऊदीज ने पैसा भेजा, हमने मदरसे बनाए। उससे पहले हमारे पास मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मजहबी सियासी जमातों का कंट्रोल था। तो 28 करोड़ 25 करोड़, अगर 22 करोड़ 24 करोड़ में मुसलमान लूं इंडिया के अंदर, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये रेडिकलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल नैरेटिव है? क्या ये रेडिकलाइजेशन थ्रू अस वर्सेस दम है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बेस पे मुसलमान करते हैं?
क्या ये जो है पर्सपेक्टिव थ्रू मदरसा है, ठीक है, क्या ये पर्सपेक्टिव थ्रू पैन इस्लामिज्म है? भाई कोई एक चीज तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। या तो होगा कि भाई ये मदरसे हैं इंडिया के अंदर और ये सियासी जो जमातें हैं इनके मदरसे हैं जिसके जरिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड अपरेटस चलाते हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का, उनका मदरसा नेटवर्क है और उन्होंने पूरा एक वो रखा हुआ है। ये किस तरह ये आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसने ये डेलिबरेटली रखा है? क्या वो पैन इस्लामिज्म के नारे मारते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे और हम एक हैं, भले वो पाकिस्तान में कर रहा है तो हमारा वो मसला है, हमें बोलना है, या वो सिर्फ मदरसा के ये कर रहे हैं, या एक पॉलिटिकल स्ट्रीम के लिए, या कि आप समझते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड अस वर्सेस दम, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म, या इस तरह रखा जाता है? मतलब हाउ दे हैव डन इट, मतलब ये बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जैसे मैंने अपनी मिसाल दी पाकिस्तान में, तो ये हुआ ना कि मदरसे थे, बाहर से फंडिंग आई, जहाद है। अब इंडिया में क्या हुआ? चीमा साहब, इंडिया में इट्स अ मिक्स एंड मैच। बाहर से पैसा आया, केरला में, केरला के लोग गए गल्फ में, वहां से पैसा आया। रेडिकलाइजेशन बाहर से भी आया है, बाहर से भी, सऊदी से भी फंडिंग आई है, अरब स्टेट से ऑयल की फंडिंग आई है, यहाँ पे मदरसे बने हैं, यहाँ पे मस्जिद बने हैं। सिर्फ हरियाणा में, जहाँ पे वो नमाज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी सड़क पे, याद है आपको कि रोड में नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने ऑब्जेक्ट करा था। 4,500 मस्जिद सिर्फ हरियाणा में है, ओनली इन हरियाणा। और हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है चीमा साहब, इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स अ स्मॉल स्टेट ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, पॉपुलेशन वाइज छोटा स्टेट है हरियाणा। वहां पे 4,500 मस्जिद है। पूरे अगर इंडिया में देखें तो लाखों दर लाखों दर लाखों मस्जिद है, ठीक है। ये मिक्स एंड मैच है फैक्टर्स का। इसमें बाहर का पैसा भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव भी शामिल है, इसमें अस वर्सेस देम भी शामिल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये रेडिकलाइजेशन का मामला, ये जो सामने आया है ना, जो आया है, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा चीमा साहब, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि बड़ा कम्युनल टाइप का जवाब है। ये अच्छा नहीं लगेगा लोगों को अगर मैं सच बात का जवाब दे दूं। चीमा साहब, 2014 के बाद ना हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। ये बात सच है, मैं ये बात दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं। 2014 के बाद हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसके पहले जवाब नहीं देते थे। उसके पहले ठीक है, एक आध बाबरी मस्जिद का केस हो गया, 1 in 75 ईयर्स का भी हो गया, पर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मस्जिद टूट गया, ये मस्जिद टूट गया। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी एक दूसरे को लड़ाती थी इलेक्शन के पहले राइट्स होती थी, यूपी में होती थी, बंगाल में होती थी, बिहार में होती थी, साउथ में, ये कॉमन था, ये बड़ा कॉमन था, राइट। लेकिन आपको बड़ा, अब ये नारा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, ये कहां से आया? ये तो पाकिस्तान से आया ओरिजिनली। जो आपके वो थे जो लबैक वाले, ये लबैक वाला नारा बोलते थे और पार्टीज बोलती थी जो रिलीजियस पार्टी, तो इंडिया में भी आ गया और वहां से पाकिस्तान से सीखा लोगों ने कि साहब सर तन से जुदा। आपको एक बात पता है, कल मैंने सुना, इट वॉज वेरी अच्छा, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यहां पे ये फीलिंग आ गई है कि सिर्फ तुम ही गला काट सकते हो, हमें नहीं आता क्या गला काटना? यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि अगर किसी ने फेसबुक पे नुपुर शर्मा को बोला आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ठीक है, उसके ऊपर आप केस फाइल करते एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैया लाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद खराब होंगी चीमा साहब, क्योंकि अब मैंने बोला भी था एक वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है इंडिया का, ठीक है, वो लोग अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये बात, वो हर समय ये ऐसा तबका था जो कहता था यार मेरी ईएमआई चल रही है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने घर खरीदना है, फिर मैंने दूसरा घर खरीदना है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों की शादी करनी है, माँ बाप की देखभाल करनी है। ये इस मिडिल क्लास का एम होता था। कोई बच्चा ज्यादा ब्राइट हो गया, अमेरिका चला गया, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग गया, ये मिडिल क्लास के सपने हुआ करते थे। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही होता होगा मिडिल क्लास का। अब वो जो मिडिल क्लास है, मैंने 10-15 लोगों से बात करी थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हाउ एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड आफ्टर दिस बीएडिंग।
यानी कि अगर हम कुछ भी बोलें, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है इंडिया में अमंग हिंदूज, ठीक है, हिंदूज में ये बात हो रही है क्योंकि लोगों ने ना, जिसने वो क्लिप देखी थी नुपुर शर्मा वाली, जिन्होंने पूरी क्लिप देखी थी उनको समझ में आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी, ठीक है, वो उनके ऑब्जर्वेशन की बहुत तनकीद करी गई है, पहली चीज, उससे कोई अग्री नहीं करता भारत में, एंड दैट इज नॉट अ जजमेंट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज। तो उसकी कोई ऐसी जुडिशियल वो नहीं है कि आपके उन्होंने, अब वो तो देखिए बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने पूरी चीज देखी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें गाली दे सकते हो, आप हमारे देवी देवताओं को कुछ, आप मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मेजर साहब की हम काफ़ी मतलब कि जितनी तारीफ की जाए भाई उतनी कम है, क्योंकि मेजर साहब जिस जगह भी जाते हैं ना भाई, चार चांद लगा देते हैं। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि जिस किसी के यूट्यूब चैनल पर भी जाते हैं ना, तो इनको देखने बहुत लोग आते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है और हर एक वो चीज़ समय से पहले बता देते हैं। क्योंकि हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी बनानी, तो तब अगर बात की जाए तो मेजर साहब की बातें ऐसे लगती थी कि भाई खंजर ही चला रहा है हमारे ऊपर सीधा सीधा रख कर, लेकिन वो पहले सच भी हो रही है, पहले की बात कर पाकिस्तान से रेलिवेंट उनकी बातें। हाँ, तो पहले की जो बातें थी वही बातें पुरानी अगर उठाकर हम आज उन पर रिएक्शन दे देना तो बिल्कुल वही बातें हो गई हैं। सारा कुछ भाई सेम वैसे ही चल रहा है, कोई हमें 100 में से 100% भाई सेम ही चल रहा है। ये चीज़ें हैं कि उनकी ये बातें बहुत अच्छी होती हैं कि वो ठीक है ना, सच का साथ देना भाई कोई बुरी बात नहीं है और देते रहना चाहिए, और ना ही कुछ साथ ऐसे देने से कुछ होता है। खैर पाकिस्तान में होता होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक आज़ादी है और इसी आज़ादी के पीछे अब आई थिंक कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, कुछ हमारे जवान निकले हैं, पर देखो भाई कि क्या होता है, काफी मुश्किल है। लेकिन मैंने भी काफी इंटरेस्टिंग उससे क्वेश्चन किए, क्योंकि बिल्कुल भाई ये सवाल हमारे में दिमाग में भी फिरते रहते हैं कि यार इन्हें जो सवाल है ना, इनका भी कोई ना कोई आंसर हमें मिल जाए जो कि अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें। तो उन्होंने अच्छे, मेजर साहब ने काफ़ी इंटरेस्टिंग उनको आंसर भी दिए हैं जो कि उन्होंने सवाल पूछे हैं। असल में उन्होंने बहुत जो है ना, वो वहाँ पे जो अब सिस्टम चल रहा है या अभी जो हुआ है, तो उसके जवाब में उन्होंने सही बातें की हैं कि 2014 से पहले वाला इंडिया और अब का इंडिया जो है ना, वो जो है ना वो बहुत चेंज है, और ख़ासकर वहाँ के लोग भी जो है ना वो भी अब चेंज हैं। तो क्योंकि आप देख लें, ये एक वाक़या हुआ है, ठीक है, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन वो इस हद तक आप जो है ना वो खड़े हो गए हैं कि वो आप कानून क्या आप जो है ना जो चीज़ सामने आएगी तो वो उसको जो है ना वो आगे बढ़ा के ले जाएंगे। क्योंकि लेकिन फिर भी जो उनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि अभी तक वो इस लेवल, क्योंकि हमने बहुत से इंटरव्यू देखे हैं जिसमें मुसलमान जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, उनके जो जवाब सुने हैं कि वो किस तरह जो है ना इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इस लिहाज से जो है ना मेजर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अब वाला इंडिया जो है ना वो काफ़ी चेंज है। और दूसरा जो है ना वो जो वाक़या होना जो है ना उससे रेलिवेंट अगर वो बात करें तो वो सही बात कर रहा है कि वहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप है ना, वो इसमें आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खासकर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो बेसिक राइट्स कह लें या बेसिक जो चीज़ें जिनकी जो है ना वो ज़रूरत है, उस साइड की तरफ जो है ना वो जाने ही नहीं देते। वो खुद अपना जो है ना उनका सिस्टम ठीक है, अपने आप उनके बच्चे देख लें या आप उनको देख लें तो वो जो है ना वो बिल्कुल ठीक है और वो ज़माने के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी उनके बराबर चलें या वो इस हद तक जो है ना वो आगे निकले जिस तरह उनके बच्चे निकल रहे हैं। तो वो जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जिसमें ख़ासकर जो है ना वो मदरसे की तलीम अगर जो है ना वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो इस हद तक जो है ना वो नहीं है, ना ही जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं जो जिस वजह से मदरसे बदनाम है। हाँ, अगर आप बैकवर्ड इधर पाकिस्तान में देखें तो KPK वाले जो बैकवर्ड इलाके हैं ना, जहाँ पे ये ऑपरेशन वगैरह भी होते रहे हैं, ये फाटा वाली साइड पे, वज़ीरिस्तान वाली साइड पे, वहाँ पे इस तरह के मदरसे होंगे शायद, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस हद तक जो नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं। तो बाकी जो सिटी के अंदर है, आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इधर हमारा जो सिटी है इसके अंदर तो 2 या 3 बड़े मदरसे हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह की जो है ना वो जिस तरह लोगों की तलीम नहीं है, उसमें जो है ना वो बराबर तलीम जाती है, उधर से इस्लामी तलीम भी देते हैं और साथ जो है ना वो बाकी
जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह हम नॉर्मल एक एजुकेशन हासिल करते हैं उस लिहाज की जो है ना वो तलीम दे रहे हैं। तो ये जो दरमियान में इस तरह के अनासर पैदा होते हैं, इसका कोई जो है ना वो किसी एक ख़ास तबके के साथ कोई तल्लक नहीं होता, या एक पूरी आप कह रहे हैं कि पूरी एक कम्यूनिटी के साथ उसका तल्लक नहीं होता। ये हर जगह पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं और इनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है बदनाम तो फिर सभी होते हैं जो जिससे रेलिवेंट होता है। अब आपके सामने इस तरह का वाक़या होता है, उसमें बदनाम पूरा जो है ना वो इस्लाम हुआ या हमारा दीन हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे हार्ड कॉमिक्स आते हैं या हार्ड लोग जो है ना डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं, वो बातें भी करते हैं, लेकिन आगे से लाजवाब इसलिए हो जाते हैं कि आप इसके ऊपर क्या जो है ना इनको जवाब दें, क्योंकि एक चीज़ आईने के तौर पे जो है ना वो सामने आ रही है और एक चंद लोगों की वजह से जो है ना वो सारा सिस्टम जो है ना वो बदनाम हो जाता है। तो उस लिहाज से जो है ना वो थोड़ा बंदा लाजवाब हो जाता है। तो इस लिहाज इस हवाले से जो है ना मुमीर साहब ने सही बातें की हैं और उनकी बातें जो है ना वो बिल्कुल आने वाले वक्त में सच भी साबित होती हैं। बिल्कुल। और पहले भी मैं बोल रहा था ना, जैसा कि भाई पहले भी वो बातें करते थे तो ऐसा ही फील होता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आज के दिन में वो भाई बिल्कुल सच हो रही हैं। बाकी खैर अब ये मामला चल रहा है, इसका भाई अच्छा ही नतीजा निकले, हमारी तो ये दुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।